नमस्ते दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज कौन सी हैं, तो आप तुरंत अमेरिका, चीन, जर्मनी या भारत का नाम लेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें ये कैसे पता चलता है? हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा देश अमीर है और कौन सा गरीब? या फिर जर्मनी जैसा छोटा सा देश जिसकी आबादी सिर्फ 8.4 करोड़ है, वो भारत जैसे विशाल देश को आर्थिक आंकड़ों में टक्कर कैसे देता है? इन सब सवालों का जवाब छिपा है एक शब्द में, जीडीपी। आपने न्यूज में इसके बारे में सुना तो बहुत होगा, लेकिन आज हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि जीडीपी क्या है, इसे कैसे मापा जाता है, पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी और प्रति व्यक्ति आय क्या होती और इसके फायदे नुकसान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीडीपी असल में क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या है। इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस यानी कुल या टोटल, डोमेस्टिक यानी जो देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हो, यानी जो आपके देश के अंदर हो, प्रोडक्ट यानी गुड्स और सर्विसेज। तो आसान शब्दों में एक साल या एक क्वार्टर के अंदर किसी देश की बाउंड्री के भीतर प्रोड्यूस्ड सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की कुल कीमत को जीडीपी कहते हैं। इसे एक फर्नीचर फैक्ट्री के एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कंट्री एक बहुत बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री है। यहाँ साल भर में जितने फर्नीचर जैसे कि बेड, सोफा, टेबल फर्नीचर एक्सेट्रा बने, उनकी कुल कीमत जीडीपी है। लेकिन ध्यान रहे, फर्नीचर बनाने में जो लकड़ी, ग्लू एक्सेट्रा इस्तेमाल हुआ, उसकी कीमत अलग से नहीं जोड़ी जाएगी, क्योंकि वो फर्नीचर की कीमत में पहले से शामिल है। इसे डबल काउंटिंग से बचने के लिए किया जाता है। यहाँ एक और जरूरी बात, प्रोडक्शन चाहे देश का नागरिक करे या विदेशी, अगर वो आपकी जमीन पर हो रहा है तो वो आपकी जीडीपी है। जैसे अगर कोई अमेरिकन सिटीजन इंडिया में फैक्ट्री खोलता है तो उसकी कमाई इंडिया की जीडीपी में जुड़ेगी, ना कि अमेरिका की। जीडीपी को कैसे मापा जाता है? जीडीपी को मापने के 3 तरीके होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड की बात करते हैं। इसमें देश में बनी सभी फाइनल चीजों की वैल्यू जोड़ी जाती। फिर आता है इनकम मेथड। इसमें देश के लोगों और कंपनियों द्वारा कमाई गई कुल आय, जिसमें कि सैलरी, प्रॉफिट्स और रेंट्स होते हैं, इनको जोड़ा जाता है। और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। ये सबसे पॉपुलर मेथड है। इसमें देखा जाता है कि देश में कुल कितना पैसा खर्च हुआ। इसका फॉर्मूला है जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ सी स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर स्पेंडिंग, मतलब आपके और हमारे जैसे आम लोगों का खर्च। आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनियों द्वारा नई मशीनों या फैक्ट्रियों पर किया गया खर्च। जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब सरकार द्वारा ब्रिजेस, रोड्स या आर्मी पर किया गया खर्च। X माइनस एम मीन्स नेट एक्सपोर्ट्स, मीन्स एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटाकर बचा हुआ हिस्सा। अब बात करते हैं नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी की। यहाँ एक ट्विस्ट है, इन्फ्लेशन। अगर पिछले साल एक चेयर की कीमत 500 रुपए की थी और इस साल 600 रुपए की हो गई, तो बिना प्रोडक्शन बढ़े ही जीडीपी बढ़ी हुई दिखेगी। तो नॉमिनल जीडीपी ये मौजूदा कीमतों पर आधारित होती है, जो अक्सर महंगाई की वजह से भ्रमित करती है। रियल जीडीपी, इसमें कीमतों को एक बेस ईयर पर कांस्टेंट रखा जाता है और यही इकोनॉमी की रियल ग्रोथ बताती है। देशों के बीच तुलना, पीपीपी और पर कैपिटा। अब सवाल आता है कि अलग अलग देशों की तुलना कैसे की जाती है। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। मान लीजिए भारत में एक चेयर 500 रुपए की और अमेरिका में $15, और आज अगर एक्सचेंज रेट $1 बराबर 100 रुपए है, तो भारत की चेयर $5 की हुई, लेकिन चीज तो वही है। परचेजिंग पावर पैरिटी इसी डिफरेंस को मिटाकर कंपैरिजन को न्यूट्रल या निष्पक्ष बनाता है। ये बताता है कि उसी पैसे से आप किसी देश में कितनी चीजें खरीद सकते हैं। दूसरा मेथड है जीडीपी पर कैपिटा, मतलब प्रति व्यक्ति जीडीपी। जब हम देश की कुल जीडीपी को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तो हमें जीडीपी पर कैपिटा या प्रति व्यक्ति जीडीपी मिलती है। जैसे इंडोनेशिया की कुल जीडीपी सिंगापुर से ज्यादा है, लेकिन सिंगापुर की प्रति व्यक्ति जीडीपी बहुत ऊंची, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है और प्रोडक्शन ज्यादा। यही कारण है कि सिंगापुर को इंडोनेशिया से अमीर माना जाता है। जीडीपी के फायदे और कमियां, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ जीडीपी। जीडीपी एक देश का हेल्थ कार्ड है। अगर रियल जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर तक गिरे तो इसे मंदी या रिसेशन कहते हैं, और अगर ये सालों तक चले तो महामंदी या डिप्रेशन कहते हैं।
लेकिन जीडीपी परफेक्ट नहीं है, इसकी कुछ बड़ी कमियां हैं, जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर या अनौपचारिक क्षेत्र। घर में माँ द्वारा किया गया काम या सामाजिक सेवा इसमें शामिल नहीं होती। डेटा की गड़बड़ी, टैक्स हेवन्स। कई कंपनियां टैक्स बचाने के लिए अपना मुनाफा आयरलैंड जैसे देशों में दिखाती। इससे वहां की जीडीपी तो आसमान छूने लगती है, लेकिन वहां के लोगों को उसका कोई फायदा नहीं पहुंचता। क्वालिटी ऑफ लाइफ या जीवन की गुणवत्ता। सिर्फ जीडीपी बढ़ने से ये पता नहीं चलता कि लोग खुश हैं या नहीं। जैसे इक्वेटोरियल गिनी की प्रति व्यक्ति जीडीपी बहुत ज्यादा है क्योंकि वहाँ तेल है, लेकिन वहाँ की 70% आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। जीडीपी कैसे बढ़ाएं? हाउ टू इंक्रीज जीडीपी। अगर कोई देश अपनी जीडीपी बढ़ाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले आता है विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब विदेशी कंपनियां आती हैं तो वे पैसा, नई तकनीक और नौकरियां लाती। इसके बाद जरूरी है एजुकेशन एंड स्किल्स में निवेश करना। स्किल्ड लेबर मतलब मोर प्रोडक्शन। लेकिन ध्यान रहे, हमेशा विदेशी निवेश पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। असली कामयाबी तब है जब स्थानीय कंपनियां या लोकल बिजनेसेस उनसे सीखें और आत्मनिर्भर बने। जापान, साउथ कोरिया और चाइना ने इसी रास्ते पे चलकर अपनी गरीबी मिटाई और आज वे आर्थिक महाशक्ति हैं। वियतनाम भी आज इसी मॉडल को अपनाकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जीडीपी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये देश की मेहनत और क्षमता का पैमाना है। हालांकि ये सब कुछ नहीं बताता, पर ये अर्थव्यवस्था को समझने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। उम्मीद है कि अब आपको जीडीपी की पूरी मैथ समझ आ गई होगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले समय में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल हो पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। धन्यवाद।